Now, on Wednesday's trading session, there was an American short seller, Hindenburg Research, and they came out with a report. A lot of allegations calling out the Adani Group for malpractice, saying they've manipulated the market. And आए बड़े संकट की अदानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार से ही गिरावट का जो जोर है वो बढ़ता जा रहा है। The Hindenburg report draws people's attention to the leverage, the debt to EBITDA ratios, so how much debt do they have relative to their earnings. 24 जनवरी 2023 अडानी ग्रुप के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और अडानी ग्रुप की कंपनियों पर इस रिपोर्ट के साइड इफेक्ट्स आज लगातार तीसरे दिन भी अब देखें। दोस्तों, अगर आपने कभी 1000 का नोट घुमाया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो 1000 का नोट अपने साथ हमारी कई रातों की नींदें भी लेकर चला जाता है। मैं सोचता था कि ये सारी चीजें हम जैसे एवरेज लोगों के साथ ही होती हैं, लेकिन मैं गलत था। पैसों के चक्कर में तो बहुत सारे रईसों की नींदें भी उड़ चुकी हैं। जिस तरीके से अभी हमारे हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी जी की उड़ी हुई है, उनकी नींद भी हमारे 1000 रुपए की नोट की तरह हवा हो चुकी है। और ये सिलसिला चालू हुआ 23 जनवरी 2023 को। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अडानी ग्रुप के नींव को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। 23 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन लोगों ने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए। उन्होंने अपने रिपोर्ट का टाइटल भी बहुत जबरदस्त रखा था, एक बार नजर तो डालिए। टाइटल था हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। किस तरीके से दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान सबसे बड़ी ठगी कर रहा है कॉर्पोरेट हिस्ट्री की, ये इनका टाइटल था। इस रिपोर्ट का असर इंडियन मार्केट में कुछ इस तरीके से हुआ कि रिपोर्ट पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अडानी के हर एक शेयर का प्राइस 25% क्रैश कर गया। और आज 11वां या 12वां दिन है और अडानी के स्टॉक्स की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके मार्केट शेयर 50% से क्रैश हो चुका है। मतलब कि अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन में से $118 बिलियन मतलब 10 लाख करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। अगर बात की जाए गौतम अडानी के नेटवर्थ की, तो वो कहां दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, अब सीधा खिसक के 22वें नंबर पे आ गए हैं। और अब हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान का खिताब फिर से हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी के पास जा चुका है। अब इस रिसर्च के ऊपर एक गौर करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने 23 जनवरी 2023 को रिलीज की। जस्ट इसके 2 दिन बाद अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आने वाला था जिसकी वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए थी। सबको पता था कि ये पूरी तरीके से सब्सक्राइब्ड होगा, 100% सब्सक्राइब्ड होगा, लेकिन ये रिपोर्ट के पब्लिश होने की वजह से वो सिर्फ 1% सब्सक्राइब हुआ। वो बात अलग है कि अडानी जी ने फोन कॉल घुमा के अपने भाई बंधुओं से एंड टाइम पे एफपीओ को पूरा फुल करवा दिया। लेकिन एक दिन बाद ही अडानी जी ने हाथ उठाकर बोल दिया कि हम अपना एफपीओ को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने रिटेल इन्वेस्टर्स का घाटा करवाना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि 99% जो एफपीओ में लगा था पैसा वो उनके खुद के भाई बंधुओं का था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था जिसने अडानी ग्रुप की नींव को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, गौतम अडानी जी की नींदें उड़ाकर रख दी। ये रिपोर्ट को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों मिल रही है? क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जिसमें अडानी के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चंस उठ चुके हैं, बहुत बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट तो कभी नहीं हुआ। लेकिन इस रिसर्च में ऐसा क्या था जिसने इतना ज्यादा इंपैक्ट लाया हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे अडानी ग्रुप के ऊपर? तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि पूरी कहानी अभी तक हुई क्या है, क्या चीजें कैसे कैसे हुई हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2023 को, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन लोगों ने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस कुछ इस तरीके से थे कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर के प्राइसेस को जानबूझ के आर्टिफिशियली बढ़वाया है। अडानी ग्रुप डेप्ट फ्यूल इंजन की प्रैक्टिस कर रहा है। अडानी ग्रुप बहुत से फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत से एलिगेशंस इन्होंने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए। इन लोग ने यह भी कहा कि ये जो एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं इसके पीछे बहुत ज्यादा डीप रिसर्च की गई है। पिछले 2 सालों से ये अडानी ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं और वो सारी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। उन लोगों ने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे और कहा कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट गलत लगती है या फिर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप हमें आके गलत साबित कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसके हर एक वर्ड्स को हम लोग खुद स्टैंड लेते हैं और हमारी रिपोर्ट के पीछे जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसके पीछे हमारे पास एक प्रूफ है। उसके वजह से ही हम ये सारे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट में लिखा गया था हिंडनबर्ग रिसर्च ने। तो आप इनकी रिपोर्ट को
देखकर ही समझ सकते हो कि इनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च को जवाब देते ही अडानी ग्रुप ने भी 400 पेजों की एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन लोगों ने हिंडनबर्ग को जवाब देते हुए कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो एक कैलकुलेटेड अटैक है, ना कि सिर्फ अडानी ग्रुप के ऊपर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, उनके इंडिपेंडेंस के ऊपर, उनके इंटीग्रिटी के ऊपर, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी के ऊपर। और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया का मिशन और एम्बिशन जो है वो बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि गौतम अडानी को ये हैरानी होती है कि 7 समुंदर पार बैठी एक कंपनी जिसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके कोई एथिक्स नहीं है, उन्होंने ऐसे सवाल अडानी ग्रुप पर उठाए और वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो ये जवाब था अडानी ग्रुप का अपने 400 पेजों के रिपोर्ट पर। अब इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने हमारे 88 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, और बल्कि वो इस रिपोर्ट को एक नेशनल मुद्दा बनाकर अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो भी एलिगेशंस हैं वो इंडिया के ऊपर नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं, और उन्हें ताना देते हुए कहा कि गौतम अडानी अपने वेल्थ के इंक्रीमेंट को इंडिया की प्रोग्रेस से ना तोलें, इंडिया और अडानी ग्रुप दोनों अलग अलग हैं। तो ये थी पूरी कहानी अभी तक जो कि घटी है। अब बात करते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, ये कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर इतना दम है कि वो तीसरे सबसे अमीर इंसान के साथ फेस टू फेस पंगा ले, फेस टू फेस बोल रही है कि अगर आपके अंदर दम है तो आप आके हमको कोर्ट में चैलेंज करो। तो हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं नेथल एंडरसन, वो एक यूएस बेस्ड सिटीजन है। नेथल एंडरसन ने अपने कंपनी का नाम 1937 में हुए हिंडनबर्ग डिजास्टर के ऊपर रखा है। इस डिजास्टर में 1937 में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और नेथल एंडरसन का यह मानना है कि ये जो डिजास्टर था वो मैन मेड था, और अगर लोग चाहते तो इस डिजास्टर को बचाया जा सकता था। इसी कारण की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा, क्योंकि वो ऐसे ही मैन मेड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को एक्सपोज करते हैं, और इसी की वजह से उन्होंने अपने कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। नेथल एंडरसन की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा अजीब है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी समय जेरूसलम में भी बिताया। उसके बाद वो यूएस वापस आ गए और एज ए ब्रोकर की तरह काम करने लगे। हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट को फाउंड करने से पहले वो एक हैरी मार्कोपोलस के साथ काम किया करते थे। अब हैरी मार्कोपोलस भी एक बहुत ज्यादा भयंकर कैरेक्टर हैं। इन्होंने इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड बर्लिन मैन पोजा जो कि $65 बिलियन का था, उसे एक्सपोज किया था। नेथल एंडरसन के लिए हैरी मार्कोपोलस उनके मेंटर, उनके हीरो, उनके आइडल हैं, और वो हमेशा उनके जैसे ही बनना चाहते हैं। हैरी मार्कोपोलस जो उनके मेंटर हैं, उनका कहना है कि नेथल एंडरसन अपने काम में वर्ल्ड क्लास है, और उनकी ये खासियत है कि वो गड़े हुए मुर्दों को भी उखाड़ कर बाहर ले आते हैं और सच्चाई का पर्दाफाश करके ही रहते हैं। तो नेथल एंडरसन की हिस्ट्री से आप समझ सकते हो कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर निशाना साधा गया है वो बहुत सोच समझ कर साधा गया है, कि वो भी हैरी मार्कोपोलस की तरह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड को एक्सपोज करना चाहते हैं। हाइडेनबर्ग रिसर्च की फाउंडेशन 2007 में रखी गई थी फ्रॉम नेथल एंडरसन, और इस कंपनी ने अभी तक 45 कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, जिसमें से 75% रिपोर्ट इनकी सही निकली है। मतलब कि 75% का इनका हिट रेट है। मतलब कि ऐसी भी कंपनियां हैं जो इस रिपोर्ट से बच गई हैं, इनको सरवाइव कर गई हैं, लेकिन 75% का हिट रेट इनके दुनिया में वर्ल्ड क्लास लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाइडेनबर्ग इंस्टीट्यूट की इतनी इज्जत है वर्ल्ड मार्केट में कि बड़े बड़े कंपनियां इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट से डरती हैं कि गलती से अगला नाम इनके लिस्ट में उनके कंपनी का ना हो, क्योंकि उसके बाद उनके कंपनी को बचाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट किया इसलिए है क्योंकि उनके पास एशिया को लेकर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन लोगों ने एशिया की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ईरोज इंटरनेशनल को भी टारगेट किया था, जिस पर रिपोर्ट निकालने के बाद इनके शेयर प्राइसेस 99% क्रैश कर गए थे। और हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा सक्सेसफुल टारगेट रहा है निकोला कंपनी। निकोला कंपनी जो कि यूएसए का फेस माना जाती थी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती थी जिस तरीके से टेस्ला करती है। लेकिन जब इनके ऊपर रिपोर्ट निकाली गई तो निकोला कंपनी की वैल्यूएशन जो $35 बिलियन थी वो सीधा $1 बिलियन पे जाके गिर गई। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे सक्सेसफुल और सबसे टॉप टारगेट था जो कि इन लोग ने अचीव किया। और इसी के वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट को दुनिया बहुत इज्जत की नजर से देखती है। अब अगर बात करें कि इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर कौन से एलिगेशंस लगाए, तो लगभग जो 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे को समझने के बाद, लगभग 400 पेजों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं लगभग 7 ऐसे एलिगेशंस पे पहुंचा हूं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मेजर एलिगेशंस है उन्होंने जो अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। तो सबसे पहला एलिगेशन जो ये अडानी ग्रुप के ऊपर लगाते हैं वो है कि इनके सारे के सारे कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं।
अब आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो बहुत बार बोला गया है, बहुत लोगों ने कहा है कि अडानी ग्रुप के हर एक शेयर्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये इन लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया। अब जरा आप स्क्रीन में देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट करके बताया है कि कितने % ओवर वैल्यूड है और कितने गुने से इनको अभी कभी क्रैश कर देना चाहिए। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 850 टाइम्स है और इंडस्ट्री का एवरेज 24 टाइम्स है, मतलब कि इंडस्ट्री 24 गुना से बढ़ रही है लेकिन इनकी कंपनी 815 गुना से बढ़ रही है। तो इनका मानना है कि ये जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी वो 97% ओवर वैल्यूड है, इसको अभी के अभी 97% क्रैश कर देना चाहिए। सेम चीज अडानी टोटल गैस के साथ हुआ है, कहाँ पे उनकी इंडस्ट्री 20x से बढ़ रही है और वहीं पे इनका खुद की कंपनी 831 टाइम्स की स्पीड पर बढ़ रही है, मतलब कि ये कंपनी भी 97% ओवर वैल्यूड है, तो इसे भी अभी के अभी क्रैश कर देना चाहिए। ऐसे ही इन लोगों ने बहुत से कंपनियों के बारे में बताया है कि जो ओवर वैल्यूड है। तो जो सेकंड एलिगेशन ये लगाते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर वो है डेप्ट फ्यूल इंजन का। डेप्ट फ्यूल इंजन मतलब कि इनका ये कहना है कि अडानी ग्रुप जो भी अपना काम कर पा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्जे लिए हुए पैसे के दम पर ही कर पा रही है। अगर इनसे आज कर्जा वापस मांग लिया जाए तो अडानी ग्रुप के मैक्सिमम कंपनी की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपने सारे एसेट्स को बेचकर भी अपना कर्जा वापस कर पाए। इसको भी इन लोग ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बताया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अडानी ग्रीन एनर्जी का करंट रेशियो 0.5 है, बल्कि 7 में से 5 कंपनियों का करंट रेशियो 1 से कम है। सिर्फ 2 कंपनियों का करंट रेशियो जो कि अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट से उनका 1 से ज्यादा है। अब ये करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो अगर 1 होता है किसी कंपनी का, मतलब कि जो कर्जा इन लोग ने बैंक या फिर कहीं से भी लिया है उतने वैल्यू के एसेट्स हैं कि उनके सारे एसेट्स को बेचकर उनका कर्जा वापस किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका करंट रेशियो 1 से कम है, मतलब कि इनके पास इतने वर्थ के एसेट ही नहीं है कि अपने सारे एसेट्स को बेचकर भी अपने कर्जे को वापस कर पाए। इसका डायरेक्ट असर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे होगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कर्जा उठाया है वो LIC और SBI जैसे इंस्टीट्यूशन से उठाया है और इनके पास जो भी पैसा है वो हम जैसे नॉर्मल लोगों का ही पैसा होता है। मतलब कि अगर उन लोगों ने बैंक को धोखा दिया अडानी ग्रुप ने तो इन शॉर्ट हम भी डूबेंगे। तो थर्ड एलिगेशन ये अडानी ग्रुप के ऊपर लगाते हैं वो है प्रमोटर्स प्लेजिंग देयर शेयर्स। अब ये एक बहुत मामूली सी चीज है जो कि हर एक फाउंडर जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो ये प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उसके ऊपर पैसा उठाकर अपने कंपनियों को चलाते हैं। तो ये हर एक कंपनी करती है, लेकिन इनका ये कहना है कि अडानी ग्रुप में ये बहुत अजीब तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो इनके शेयर के प्राइजेस हैं वो पहले ही ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, जो कि हम लोग ने अभी देखा 90% 98% ओवर वैल्यूड इनके शेयर प्राइस है। प्लस इसके ऊपर भी इन लोग ने कर्जा लेके रखा है, मतलब कि नहले पे दहला, पहले कोई सामान की कीमत उसकी औकात से ज्यादा है, प्लस उस औकात के ऊपर भी उन लोग ने कर्जा लेके बैठे हैं। तो इनके हिसाब से ये एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि अगर इनके शेयर्स गिरे तो सिंपल सी बात है कि इन लोग के जो प्रमोटर्स के शेयर की वैल्यू है वो भी गिरेगी, लेकिन कर्जा फिर ये लोग कैसे वापस कर पाएंगे, क्योंकि इनके शेयर्स को बेचकर भी उतना पैसे की वसूली नहीं हो पाएगी। जो चौथा सबसे बड़ा एलिगेशन जो ये लगाते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर वो है कि जो इनकी मैनेजमेंट टीम है ये पूरी तरीके से फ्रॉड टीम है, क्योंकि जो पूरे इंस्टीट्यूशन में 22 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है उसमें से 8 पोस्ट तो इन लोगों ने अपने खुद के फैमिली मेंबर को देके रखी हुई है। प्लस इन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर से ऐसे लोगों को पोस्ट दी हुई है जो कि खुद बहुत बड़े बड़े केसेस में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर खुद बहुत बड़े बड़े घोटालों के केसेस लगे हैं। एग्जांपल के तौर पर गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी जी, जो कि कस्टम टैक्स को छुपाने के जुर्म में एक बार केस उनके ऊपर हो चुका है, वो इस कंपनी के MD हैं। वहीं पे गौतम अडानी जी के साले समीर वोरा, जो कि डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में अंदर जा चुके हैं, वो भी बहुत ऊपर पोस्ट में हैं इनके मैनेजमेंट टीम पर। जो नेक्स्ट एलिगेशन ये लगाते हैं वो है कि प्रमोटर्स ने बहुत ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे हैं अपने कंपनी के। अब इसको जरा समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एक शेयर मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट होती है, वो कहती है कि अगर कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो एटलीस्ट 25% शेयर्स उन्हें मार्केट में डाइल्यूट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम शेयर जो एक प्रमोटर रख सकता है वो है 75%। लेकिन इनका यह कहना है कि अडानी ग्रुप 75% तो रखती ही है, प्लस जो 25% मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी अपने ट्रस्ट के नाम पे, अपने बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पर गौतम अडानी जी ने खरीद के रखी हुई है, ताकि वो इस डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकें और अपने शेयर को प्राइसेस को ऊपर लेके जा सकें। इसे भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरीके से अडानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर 74% तो ओन करते हैं लीगली ऑन पेपर, लेकिन इलीगली ये लोग 10.27% भी होल्ड करते हैं, जो कि 9.46% है। मतलब कि यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं और उसमें डिटेल में बताया गया है कि 75% लीगली ओन करने के बावजूद इन लोगों ने किस तरीके से इलीगली कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट से फ्रॉड के द्वारा, इलीगली के द्वारा
होल्ड करके रखे हुए हैं। जो नेक्स्ट एलिगेशन लगाते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर वो है कि अडानी ग्रुप आर्टिफिशियली अपने स्टॉक्स को पंप करती है। इनका ये कहना है कि जो गौतम अडानी जी हैं उन्होंने दूसरे कंट्रीज में अपने नकली कंपनियां सिर्फ रजिस्टर करके रखी हैं जो कुछ नहीं करती, सिर्फ ऑन पेपर अवेलेबल हैं। तो जब अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ से बड़ा सा लोन उठाती है, डेब्ट उठाती है, तो सारा पैसा उन शेल कंपनियों पे बेचती है जिनका सिर्फ नाम है। फिर वही सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड डिफरेंट सब्सिडरीज हैं उन पे पैसा लगा कर उनके स्टॉक्स को अप्रिशिएट करती हैं। तो ये इनका सेकंड लास्ट एलिगेशन था। और लास्ट एलिगेशन जो ये लगाते हैं जिसको सुनकर मैं भी शॉक हो गया वो है कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी गैस के जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ 11 लोगों की टीम मिलकर कंप्लीट कर देती है भाई। मतलब कि जहां पे करोड़ों और अरबों का कैलकुलेशन है उसके ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ 11 लोगों की टीम कैसे बना सकती है। मतलब ये भी इनका एक बहुत बड़ा एलिगेशन था जिसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो यही था अभी तक का पूरा सार, पूरे एलिगेशंस, कंपनी क्या थी, क्या पूरी कहानी थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मुझे क्या लगता है ये मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूं तो शायद ये वीडियो टेक डाउन हो जाए। लेकिन अगर आपको कुछ कहना है, आपको अगर कुछ चीजें सजेस्ट करनी है, आपका क्या व्यू है इस पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द हम लोग और भी ऐसे डिटेल वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।